अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। और एक ऐसा नेता जिसके ऊपर उसके दुश्मन भी विश्वास करते हैं। एक ऐसा समय आता है जब भारत का पक्ष रखने के लिए जो कांग्रेस की सरकार है वो भाजपा के एक नेता को बेचती कि जाओ तुम विदेश में हमारा पक्ष रखो जाके। एक ऐसा नेता, उसके सामने वो परिस्थिति आती है कि नई नई सरकार बनी हुई है, अगर वो कदम नहीं उठाता है तो देश खतरे में है। पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका जैसे दुश्मन भारत की तरफ घूर के देख रहे हैं, भारत पे अटैक करना चाहते हैं। एक ऐसे समय में वो ऐसा कदम उठाता है, भले उसकी सरकार गिर जाए, भले उसकी जान को खतरा हो जाए, लेकिन वो देश को आगे रखता है। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोक और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अटल जी के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो हमारे अटल जी हैं, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शहर है। ग्वालियर में ही इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर को 1924 के दिन। और एक ऐसे परिवार में वो जो मध्यम वर्गीय परिवार था, जो इनके पिताजी थे वो एक विद्यालय में शिक्षक थे और इनकी माता जी थी वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। पिताजी का नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी और जो माता जी का नाम था वो था कृष्णा देवी। और 6 भाई बहनों में से एक थे। शुरुआती प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो ग्वालियर में हुई, 10th भी ग्वालियर में हुआ, 12th भी ग्वालियर में हुआ। उसके बाद जब वो BA में आ गए, जब वो BA कर रहे थे तो वो भी ग्वालियर से ही किया। ग्वालियर के एक कॉलेज है जिसका नाम है विक्टोरिया कॉलेज, जो आज रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, तब वो विक्टोरिया कॉलेज हुआ करता था। विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने अपना BA किया। पढ़ने लिखने के शौकीन थे, किताबें उनको रटना होता था पूरा, उनको दिन में 2-2 किताबें पढ़ने का शौक था। उन्हीं दिनों की एक कहानी है, जब ये राजनीति में नहीं आए थे तब की एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था राजकुमारी कौल। ये जो राजकुमारी कौल जी हैं, अब ये भी सुंदर थी, ये भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। जो हमारे अटल जी हैं वो हिंदी साहित्य को समझते थे, हिंदी साहित्य को पढ़ते थे। राजकुमारी जो कौल जी हैं ये इंग्लिश साहित्य पढ़ती थी, तो लाइब्रेरी कॉमन थी। अब जब अटल जी विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने लगे हैं, BA के छात्र हैं, उन्हीं दिनों की बात है, लाइब्रेरी में एक लड़की और आती है जिनका नाम है राजकुमारी कौल जी। अब ये जो राजकुमारी कौल है ये सुंदर है, ये इंग्लिश साहित्य पढ़ती हैं और जो अटल जी हैं वो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। उन दिनों कहीं ना कहीं मनी मन एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगते हैं। अच्छा, वो दौर ऐसा था कि जब सामने से ओपनली कोई किसी से नहीं बोलता था और इनको भी ऐसा लगता अटल जी को कि अगर सामने से हम कोई बात बोलेंगे तो ये भी घबरा जाए, शर्मा जाए, तो डायरेक्टली बात नहीं होती। अटल जी एक पत्र लिखते हैं, वो पत्र एक किताब में रखा जाता है और वो किताब क्योंकि लाइब्रेरी कॉमन थी उसी लाइब्रेरी में रख दी जाती है। वो किताब लगती है हाथ में राजकुमारी कौल जी के। जब राजकुमारी कौल जी के हाथ में वो किताब लगती है तो राजकुमारी कौल जी वो पत्र पढ़ती हैं, उनको पत्र पसंद आता है। उसके बाद वो उसका जवाब भी लिखती हैं और वो भी जवाब एक किताब में रख के वही लाइब्रेरी में रख देती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि वो किताब कभी मिलती ही नहीं है अटल जी को, या शायद उन दिनों नज़रों से छूट जाती है, हाथ से छूट जाती है, किसी दूसरे के द्वारा वो पत्र उठा लिया जाता है, लेकिन जवाब नहीं मिल पाता अटल जी को। समय बीतता है, अटल जी वहाँ से निकलकर फिर कानपुर चले जाते हैं, DAV कॉलेज से अपना MA करते हैं आके। और जो राजकुमारी कौल जी हैं उनकी शादी उनके पिताजी कर देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी कश्मीरी थी तो वो भी कश्मीरी लड़के से शादी कर देते हैं एक। और बाद में फिर जो कौल जी हैं ये दिल्ली चली जाती हैं और दिल्ली में इनके जो पति होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, वो पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो दिल्ली में रहने लगती हैं। और हमारे अटल जी जो हैं ये कानपुर से आगे बढ़ते हैं, लखनऊ आ जाते हैं और पहला चुनाव अपना 1951 में लड़ते हैं, जो चुनाव ये हार जाते हैं। फिर 1955 में दोबारा से चुनाव होता है, तब खड़े होते हैं तो पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं। तब ये दिल्ली पहुंचते हैं। राजकुमारी कौल जी से एक दिन खुदा न खास्ता मुलाकात हो जाती है, बात होती है, फिर नॉर्मली जो फैमिली रिलेशंस होते हैं वो चलते रहते हैं। अटल जी भी कभी जाया आया करते थे और परिवार के साथ उनके त्यौहार मनाना नॉर्मल था। उनकी जो 2 बेटियां हैं अब राजकुमारी कौल जी की, उनको ये अपनी बेटी समझते हैं। उनमें से एक को इन्होंने गोद भी लिया था। खैर उस कहानी पे भी हम आगे आएंगे। अब क्या होता है इधर राजनीतिक करियर में इनके 1970 का दौर आ चुका है। उन दिनों एक ऐसा दौर था इमरजेंसी में जहाँ लोगों के साथ गंदे से गंदा व्यवहार किया गया। दिल्ली में एक शख्स था जिसका नाम है संजय गांधी, जिसको शायद ही कोई देश में ऐसा जो न जानता हो। वो शख्स ऐसा था जिसने एक ऐसा दौर लाया ना इस देश में, इस देश को संविधान उस दिन रोया।
वो हालात थे। इमरजेंसी लगाई गई 2 साल की, 2 साल तक जितने भी नेता थे सबको जेल में डाला गया, बुरी तरह पीटा गया, चाहे वो लालू यादव हों या हमारे लाल कृष्ण आडवाणी हों या हमारे अटल जी हों, सबके साथ बुरा सलूक किया गया। उन्हीं दिनों बेंगलुरु की एक जेल में अटल जी को भी रखा गया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब हुआ, फिर बाद में सर्जरी होती है, तो फिर एम्स में ही इनका दौर गुजरा था। टाइम आगे बढ़ता है, ये विदेश मंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई की सरकार में। विदेश मंत्री बन के अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका में एक बहुत सुंदर सा भाषण देते हैं। खासियत उस भाषण की ये थी कि वो भाषण हिंदी में दिया गया था। उसके बाद लोगों को हिंदी भाषा समझ में आने लगती है और वहाँ से हिंदी को एक अलग पहचान मिलती है। थोड़ा वक्त बदला, दौर बदला, 1990 का समय आया। उन दिनों क्या चल रहा था, पाकिस्तान अपनी चरम सीमा पे था, अमेरिका का साथ प्राप्त था, चाइना आंखें दिखाता था, इंडिया को दबाने की कोशिश हो रही थी। उन दिनों पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद चल ही रहा था। 1990 में आप सभी को याद होगा मुंबई ब्लास्ट, जहाँ तमाम सारे बम फोड़े गए, डायरेक्ट पाकिस्तान ने ही कराया था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान ऊपर से भारत को लेकर घेरने की कोशिश कर रहा है। घेरा किस बात पे जा रहा है, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन कश्मीर को लेकर, कश्मीर का मुद्दा बनाया जा रहा है। सरकार परेशान है, सरकार चल रही है कांग्रेस की। अब कांग्रेस की सरकार है, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हैं देश के। उन दिनों भारत सरकार के सामने एक समस्या खड़ी होती है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में अपने एक टीम को भेजना है, जहाँ पर जाके वो भारत का पक्ष रख सके, क्योंकि पाकिस्तान घेरने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के नाम पर, जो कश्मीर को लेकर बोला जा रहा था। अब भारत भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, भेजे तो भेजे कि उसको जो संभाल पाए। उन दिनों नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव को लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे श्रेष्ठ होंगी इस बात को रखने के लिए। तो ऐसा ही होता है, बात करी जाती है अटल बिहारी वाजपेयी से, हालांकि ये अपोज में हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि ये अपोजिशन पार्टी में है, फिर भी ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे विपक्ष में हैं, ये हमारा देश की आंतरिक मामला है, जो होगा हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन जब बाहर की बात आएगी तो हम साथ होने चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कहते हैं। और फिर इन्हें भेजा जाता है, भेजते कहाँ हैं, जिनेवा कन्वेंशन में। जिनेवा एक शहर है स्विट्ज़रलैंड का, जहाँ पर हेड क्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का। वहाँ पर जाते हैं, पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ते हैं। ये पाकिस्तान भी परेशान होता है कि यार भारत से एक ऐसा शख्स आया हुआ है जो अपोजिशन में है, जबकि अगर हम सरकार को घेर रहे हैं तो फ़ायदा उसको ही होने वाला है, क्योंकि जब हम सरकार को घेरेंगे, सरकार पर प्रेशर आएगा, सरकार गिरने के चांसेस बढ़ेंगे, तो फ़ायदा किसको होगा, अपोनेंट को होगा। सपोज करो आज बीजेपी की सरकार है, ठीक है, पाकिस्तान चाइना सब मिलके बीजेपी को घेरने की कोशिश करें, बीजेपी की छवि खराब होगी, बीजेपी फंसेगी, तो फ़ायदा किसको होगा, कांग्रेस को होगा। उन दिनों कुछ ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार थी और जब पाकिस्तान घेर रहा था तो फ़ायदा तो बीजेपी को होने वाला था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने ही फ़ायदे से ज़्यादा देश का फ़ायदा सोचते हैं। ऐसा ही होता है। आखिरकार जब ये जाते हैं पाकिस्तान को लताड़ते हैं, बताते हैं जाके कि जो तुम लोग बलूचिस्तान में कर रहे हो, जो तुम सिंध कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ख़राब है और तुम भारत को नाम लेकर बदनाम कर रहे हो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के नाम पर। 1996 का दौर आता है, इंडिया में पॉलिटिक्स इतनी गंदी होती है कि पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। देश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था, बहुमत का आंकड़ा नहीं टच कर पा रहे थे। और उन दिनों इनको ज़रूरत थी किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर काम करने की, लेकिन कोई भी पार्टी साथ नहीं आती है। और आखिरकार 13 दिन बाद बीजेपी की सरकार गिर जाती है। हमारे अटल जी नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट अपना इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार बनती है, लेकिन उनकी सरकार भी टिक नहीं पाती है। अब आता है दौर 1998 का। 1998 में फिर से देश में चुनाव होते हैं, बीजेपी फिर से बड़ी पार्टी बन के निखरती है। 19 मार्च 1998 को फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार। पहली बार 13 दिन के लिए बने थे, दूसरी बार अब बनते 13 महीने के लिए। जो टाई अप था इनका वो था जयललिता जी के साथ में। जो जयललिता जी हैं ये तमिलनाडु की सीएम भी रही हैं और एक्ट्रेस रही हैं इनकी पार्टी के साथ में। लेकिन महज 13 महीनों बाद ये फिर से हाथ खींच लेती हैं अपना, और फिर से एक वोट से, महज एक वोट, एक विधायक से सरकार गिर जाती है भाजपा की। और इस टाइम पे एक आइकॉनिक भाषण निकल के आता है जो हमारे अटल जी ने दिया था कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। अब 1998 में जब दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, वो दौर ऐसा था जो काम उन्होंने अपने 13 महीने के करियर में किए थे वो लोग 13 साल में नहीं कर पाए थे। सबसे पहले वो पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं। उन दिनों वो एक बस सेवा चलाते हैं दिल्ली से लाहौर के लिए। वो खुद जाते हैं, भारत के कुछ बड़े बड़े एक्टर्स को ले जाते हैं जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को, ताकि देश में दूरियां कम हो सके दोनों देशों में और दोनों देश करीब आ सकें। ठीक है, अब ये सब भी होता है। उसके बाद में मई के महीने में न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जिसमें
उन पे पूरा खतरा था कि उनकी सरकार चली जाएगी, हो सकता है उनकी जान में बात आ जाए, क्योंकि अमेरिका अटैक करने को सोच रहा था भारत पर, क्योंकि न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया था इंडिया ने। साथ ही साथ सैंक्शन लगाने की बात चल रही थी, सरकार पर प्रेशर आने वाला था। वो कहते हैं कुछ भी हो, बस देश रहना चाहिए। देश के लिए वो अपनी करियर पे, अपनी जान पे, सब पे रिस्क लेते हैं। आखिरकार न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल होता है, भारत न्यूक्लियर पावर बनता है उन्हीं के दम पर। उसके बाद में थोड़ा वक्त आगे गुजरता है और आपको आइकॉनिक लड़ाई याद होगी जो कारगिल वॉर है। कारगिल वॉर में जो ऑपरेशन विजय हुआ है, ऑपरेशन विजय का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने पूरी भारतीय सेना को खुली छूट दी कि तुम्हें जो करना है वो करो। उससे पहले भारतीय सेना को छूट नहीं थी। एक छोटी तोप होती जिसका नाम होता है बोफोर्स, वो फोर्स से चलाने के लिए दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी पहले सेना को, लेकिन उन्होंने दोनों हाथ खोले सेना के। सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल बनाया। वो खुद लद्दाख वाले द्रास सेक्टर में गए, वो खुद कारगिल वाले सेक्टर में गए वॉर के बीच में, और जाके उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया। और आखिरकार 13 महीने में उनकी सरकार गिरती है। दोबारा 1999 में भारत में चुनाव होता है। उस चुनाव में फिर से वो जीतते हैं और अब की बार फाइनली 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है उनका। तो कुछ ऐसा वक्तव्य रहा है। जब अब कुछ कहानियाँ आती हैं, जब वो लाहौर गए थे तो एक पत्रकार थी, उसने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी आप भी अविवाहित हैं, हम भी अविवाहित हैं, ऐसा करो आप मुझसे शादी कर लो। फिर उनका ठीक है भाई, शादी आपसे कर लेंगे हम। तो बोली कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो और कोई नेता होता तो वो गुस्सा होता, ये वहाँ पे हंसते हैं और हंसते हुए बोलते बिल्कुल आपको मिलेगा अगर आपको कश्मीर मुंह दिखाई में चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि जब मैं आपसे शादी करूंगा तो मुझे पूरे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। आप मुझे दहेज में पाकिस्तान दे दो, मैं आपको मुंह दिखाई में कश्मीर दे दूंगा। उस रिपोर्टर का मुंह बंद हो जाता है, दोबारा उसके पास क्वेश्चन नहीं होता पूछने के लिए। ऐसी हाजिर जवाबी के अनेकों किस्से हैं हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनको बाद में भारत रत्न मिलता है। और एक किस्सा उनका और बहुत फेमस है। एक बार वो नेहरू जी के मुंह पर उनकी बुराई कर देते हैं खुले शब्दों में, जिससे नेहरू जी उनसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एक बार प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के साथ सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। उन्होंने कड़ी निंदा कर दी, इमरजेंसी की बात है ये, इंदिरा गांधी गुस्से में खून खौल जाता है। वो कहती हैं कि आप क्या हाथ हिला कर बात किया करते हैं, आप हिटलर जैसे लगते हैं। और कोई नेता होता तो वहाँ पे गुस्सा होता। वो कहते हैं ठीक है मैडम कोई बात नहीं, अगर आपको हाथ हिला के बात करने वाला हिटलर लगता है तो कल से मैं पैर हिलाऊंगा। इंदिरा गांधी का गुस्सा ठंडा होता है और आखिरकार वो भी झुकती हैं और वो भी हंसने लगती हैं। तो ऐसे 50 किस्से हैं, नहीं किस्से हैं। और जब वो बोलते थे तो पूरा देश सुनता था उनकी बात को, उनकी कविताओं को। ऐसा कोई ही होगा शायद देश में जो उनसे नफरत करता हो, या विश्व में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनसे नफरत करता हो। अब जो राजकुमारी कौल हैं, उनकी बेटी का नाम है नमिता। उनकी 2 बेटियां थीं। जो उनकी छोटी बेटी है वो नमिता जी हैं। नमिता की शादी होती है बंगाली परिवार में, और जिनसे शादी होती है उनका नाम है रंजन भट्टाचार्य। तो नमिता भट्टाचार्य बन जाती हैं। और साथ ही साथ फिर अटल जी उनको गोद लेते हैं नमिता को, और उनके अंतिम दिनों में नमिता उनकी सेवा करती हैं। और 17 अगस्त 2018 को वो अपनी अंतिम सांस लेते हैं। और उसके बाद जो उनको मुखाग्नि देती हैं वो उनका परिवार नहीं देता है, जो उनकी बेटी हैं जिनको उन्होंने गोद लिया था नमिता उनको मुखाग्नि देती हैं, उनका अंतिम संस्कार करती हैं। अटल जी एक बात बोलते थे कि मैं इस देश से कहीं जाऊंगा नहीं, मेरी अस्थियां यहीं गंगा में बहेंगी और इस देश को लालाहित करेंगी। तो वही बात है, वो कभी गए नहीं, वो इसी देश में हैं और हमेशा रहेंगे। और 1970 का वो दशक जब इमरजेंसी लगती है देश में और इतना बुरा हाल होता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, हमारा जो संविधान रोता है। लेकिन 1999 में, 1998 में, 1996 में अटल जी को जब मौका मिलता है तो वो इस देश का मान बढ़ाते हैं और इस देश को, संविधान को आगे बढ़ाते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही है। अगर हमसे कोई बात छूट गई हो अटल जी के बारे में, हम उनकी कोई भी स्टोरी को कवर ना कर पाए या कोई भी उनकी लाइफ टर्निंग पॉइंट को कवर ना कर पाए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ। और उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है तो जाहिर सी बात है हमसे गलती हो सकती है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करो। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।